गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अपराजिता इंग्लिश क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, टेंस हमने आपको पढ़ाया था और उसका मैं 2 लेक्चर जो है पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। पहले वाले लेक्चर में मैंने लगभग जो है 59 मिनट्स तक पढ़ाया है और दूसरे वाले लेक्चर में थोड़ा सा कम है। और अगर आप लोग बेहतर तरीके से टेंस को सीखना चाहते हैं, जो भी बच्चे हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा अगर पूरी तरह से टेंस को सीखना चाहता है तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 जो लगभग 59 मिनट्स और 07 सेकेंड्स का है उसको आप देखें। और उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 2 डाला गया है, लेक्चर नंबर 2 को देखें। और आज जो है टेंस का लास्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और इस टेंस के लास्ट वीडियो में जो है मैं जो भी टेंस का बचा हुआ है सारा मैं सब कुछ सिखा दूंगा। वैसे बचा कुछ नहीं है बच्चों, ये लास्ट वाला वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ टेंस का, इसमें मेरा मकसद यही है, मैंने सोचा है आपके बारे में कि कुछ हम एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा दें ताकि जो है आप समझ सकें कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो ज़्यादा टाइम हम आप लोगों का फिर से लेने वाले हैं नहीं, सीधा टॉपिक पे आते हैं और फिर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाएं, लेकिन उससे पहले देखिए जब आप लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन किया होगा तो इसके नेगेटिव वाले सेंटेंस में बच्चों, नेगेटिव वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस में शायद आपको प्रॉब्लम हुई हो। तो देखिए जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, टेंस हमने आपको सिखाया है, तो मेरा यही उद्देश्य होता है कि मैं आप सभी को जब भी सिखाऊं तो आपके सामने कोई भी समस्या ना हो। देखिए समस्या आपको कहाँ हुई होगी, उस समस्या पर हम आते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन होता है और विल हैव बीन होता है, यही होता है बच्चों। अब देखिए जब आप लोगों ने ट्रांसलेट किया होगा तो मैंने आपको 2 नियम बताया हुआ ट्रांसलेट करने का। एक नियम मैंने आपको बताया है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 1 होती है, तो उसके अफर्मेटिव का नियम मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट प्लस HB प्लस B प्लस O होता है। इसके नेगेटिव का नियम मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, सब्जेक्ट प्लस HB प्लस नॉट प्लस B प्लस O मैंने बताया है। और इंट्रोगेटिव के नियम के लिए जो मैंने लिखा था नियम, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने। इंट्रोगेटिव के नियम के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर खींचा था और ये सब्जेक्ट अंदर चला गया था, दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया था। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता था। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अगर नियम की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो नियम मैंने आपको सिखाया था वो मैंने आपको यही सिखाया था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा इन दोनों में, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 1 में समझाया है बच्चों। वीडियो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्या समझाया है, देखिए मैंने कहा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 2 हो जाए, जैसे मैंने डिस्कस किया था, वापस एक बार हम आपको ले चलेंगे वहाँ पर वीडियो लेक्चर नंबर 2 की तरफ। देखिए आपने पढ़ा होगा एक टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और एक आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब इसका अध्ययन आप लोगों ने किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता था वो क्या होता था, हैज़ बीन या हैव बीन होता था, हैज़ बीन या हैव बीन। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए बच्चों तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, हैड और बीन होता है। तो मैंने जो आपको समझाया था उसमें मैंने यही बताया था कि जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 2 आ जाएगा
तो आप क्या करेंगे, आप नियम ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अफर्मेटिव के लिए भी ये नियम अप्लाई नहीं करेंगे, निगेटिव के लिए भी ये नियम अप्लाई नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, मतलब इनमें से कोई भी रूल आपको अप्लाई नहीं करना है। तब कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको, देखिए मैंने आपको एक दूसरा नियम समझाया था वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। वो मैंने क्या समझाया था, आप कुछ नहीं करेंगे, बस वर्ब से पहले आपको क्या करना है बच्चों, एक और हेल्पिंग वर्ब बढ़ा लेना है। ठीक है, आपको यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब देखिए इसमें जब वर्ब से पहले एच बी आप बढ़ाएंगे तो देखिए मैं सब में बढ़ा दे रहा हूँ, वर्ब से पहले एच बी यहाँ पर बढ़ा के लिख दे रहा हूँ। वर्ब से पहले जब आप एच बी बढ़ाएंगे तो इसका नियम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नियम क्या चेंज होगा बच्चों, देखिए सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एच बी प्लस बी प्लस ओ, देखिए 2 बार एच बी हो गया तो 2 बार एच बी हो जाएगा। तो जैसे अगर 2 आ रहा है आपके पास, जैसे हैज़ बीन आ रहा है तो हम यहाँ हैज़ लिख देंगे और हैज़ के एकदम जस्ट बगल में बीन कर देंगे। लेकिन अगर नेगेटिव में हैज़ बीन आपको लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ हैज़ लिखेंगे, हैव लिखेंगे, प्लस नॉट प्लस बीन। देखिए तो आपको इस तरह से समझना होगा। यहाँ पर दूसरे नियम में कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं है, वर्ब से पहले एच बी केवल बढ़ा दिया है नियम में, और कुछ किया नहीं है मैंने। ठीक है, सब रूल में आपको यही मिलेगा, वर्ब से पहले एच बी बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप लोग इस दूसरे वाले नियम का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो केवल 3 ही टेंस में आपको करना है इस दूसरे वाले नियम का प्रयोग। एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो बच्चों, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, और चाहे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाला आ रहा हो। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो भी यही नियम आप अप्लाई करेंगे, और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है बच्चों तो भी यही नियम आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे डिस्कस किया होगा, घर पे आपने अगर 1-2 सेंटेंस बनाया होगा तो आपको समस्या आई होगी। देखिए बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ बताते तो हैं नहीं, फिर भी मैं जो भी मुझे लगता है, जो भी मैं थिंक कर पाता हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है मैं वीडियो बना देता हूँ। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि सर हमें यहाँ समस्या हो रही है तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। फिर भी आप लोग मुझे इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का पूरे लाइफ जो है ऋणी रहूँगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए जब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अब आपके माइंड में एक प्रश्न जरूर बन रहा होगा, आपने हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 1 वाला रूल बता दिया, आपने हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 2 वाला रूल बता दिया। जैसे आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को जब आपने देखा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। देखिए एक है शैल, फिर उसी में हैव है, फिर उसी में बीन भी है, तो 1 शैल हो गया, नंबर 2 हैव हो गया और नंबर 3 क्या हो गया, बीन हो गया। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, जाहिर सी बात है यहाँ हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या जो है वो 3 दिखाई दे रही है। तो जब 3 होंगे तब कैसे आप बनाएंगे, तो 3 है तो इसको पहले आप 2 कर लीजिए। देखिए यहाँ जो शैल और विल है यहीं से आप इसको क्रॉस कर लीजिए, बीच में लाइन खींच दे रहा हूं मैंने लाइन खींच भी दिया है। आप इसको एक शब्द माने और हैव और बीन को आप 2 मान लें, मतलब हैव और बीन 1 में कैलकुलेट करके गिने, ये समझ लीजिए कि केवल 1 है, ये केवल आपको समझना है। और जब आप 1 और 2 मान के बनाएंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 2 ही बनी, और 2 बनी तो 2 वाला नियम आपको समझाया जा चुका है। उसके लिए मैं आपको अब एक एग्जाम्पल जो है दिखाता हूँ ट्रांसलेट करके। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, क्या वह सुबह से बाजार नहीं जा रहा होगा। अब देखिए बच्चों, जब आप लोगों ने इस टाइप के सेंटेंसेस को अनुवाद किया होगा अंग्रेजी में तो समस्या आई होगी और आपके मन में शायद एक भ्रम पैदा हुआ हो
कि अभी हम ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं अपनी मर्जी से जो भी मुझे समझ में आ रहा है, जहां मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ आप समस्या का सामना कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। देखिए जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप यहाँ सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट है वह, ठीक है। वर्ब फाइंड आउट करेंगे तो वर्ब मिलेगा आपको क्या? वर्ब यहाँ जा ना है और ये रहा होगा, ये टेंस का पहचान वाला वर्ड है तो वर्ब हो जाएगा जाना। ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो बाजार है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के सामने आप लिख देंगे बाजार। और मैंने कहा भी था कि जिसको आप फाइंड आउट करें उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा दें, तो ये बाजार के ऊपर भी लग गया, जा के ऊपर भी लग गया, और रहा और होगा ये केवल टेंस बनाने के लिए आया होता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जब आता है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता है। अब देखिए आपके पास यहाँ बचा हुआ सुबह से। सुबह से की अगर हम लोग बात करें तो सुबह से जो है ये समय है। और अगर हम लोग नहीं की बात करें तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 1 में जो टेंस का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो क्या होता है वो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है, और जो नहीं होता है वो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। तो अगर आप सेंटेंस की बात करें तो यहाँ सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और उसके बाद जब आप सेंटेंस फाइंड आउट कर लिए हैं तो आप बिना देर किए हुए टेंस को भी निकाल लें। टेंस जब आप निकालेंगे तो देखिए मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि टेंस का पहचान कैसे करें आप। देखिए जब आप यहाँ निकालेंगे तो होगा मीन्स क्या होता है? होगा मीन्स फ्यूचर होता है ना। और रहा की अगर बात की जाए तो रहा मीन्स कंटिन्यूअस होता है। तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बार बार मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको टेंस का पहचान सिखाया है, वहाँ एक बार विजिट करें, आप लोग देखें। तो उसके बाद ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ समय भी आया है, और जब समय होता है तो क्या हो जाता है बच्चों? वो परफेक्ट हो जाता है। तो ये टेंस क्या बना? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस के सामने आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस भी आपने फाइंड आउट कर लिया, टेंस भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको नियम लिखना है, लेकिन आप नियम पहले ना लिखें। क्यों ना लिखें? पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखें। क्यों नहीं लिखना नियम? मैं बता रहा हूं। देखिए क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब लिखे आप अगर नियम लिख देंगे तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप एक शब्द वाला हेल्पिंग वर्ब के एक शब्द वाला नियम लिखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के 2 शब्द वाला नियम लिखेंगे, क्योंकि एक का नियम अलग है और 2 का नियम अलग है। तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखें। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है शैल हैव बीन, है ना, या विल हैव बीन होता है। तो मैंने यहां इसको लिख दिया है, हो गया। अब देखिए अब आप नियम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 3 है, लेकिन मैंने क्या कहा? देखिए इसी वीडियो में मैंने समझाया है कि सैल और बिल को आप अलग कर लीजिए और हैव बीन को अलग कर लीजिए। हैव बीन को 1 मान लीजिए और सैल और बिल को 1 मान लीजिए। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या कितनी हो गई? 3 के बजाय फिर 2 हो गई, क्योंकि सैल और बिल ये अलग हो गए और हैव बीन एक अलग बन गया, तो यहाँ 2 हो गया। तो 2 हेल्पिंग वर्ब शब्द जब हो गया, हेल्पिंग वर्ब का जब 2 शब्द हो गया तो 2 वाला नियम आपको लगाना है। और 2 वाला नियम यहाँ लिखा है। कौन सा नियम है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ही लिखना होगा, क्योंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे HB प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस HB प्लस बी प्लस ओ और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं यहां से ये जो है मैंने जो नियम लिखा था, देखिए मैंने यहां उतार दिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला, आप यहां से देख सकते हैं। मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूं ताकि जो है मैं जब अनुवाद करूं तो आप अच्छे से देख सकें, आपको क्लियरली दिखाई दे, ताकि जब आप जो है घर पे बनाएं तो आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। आप देखिए जब आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट कर लिया है तो फिर अब एक चीज़ रह गया है। क्या रह गया? एक चीज़ रह गया है या 2 चीज़ रह गया? एक चीज़ रह गया है। क्या रह गया है? वो है क्रिया का रूप रह गया है कि हम लोग ट्रांसलेट करते समय
क्रिया का कौन सा रूप लगाएं। तो देखिए मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जितने भी इंडेफिनिट होंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, जितने भी इंडेफिनिट होंगे उसमें आपको बच्चों क्या करना है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जितने भी कंटीन्यूअस होंगे उसमें आपको क्या करना है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है। और जितने भी परफेक्ट होंगे उसमें आपको, केवल परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी परफेक्ट होंगे वहाँ पर आपको जो है क्या करना है, वहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो यहाँ क्रिया का जो रूप लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट तो अकेला है नहीं, केवल परफेक्ट तो है नहीं, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस है, तो आपको करना है यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका ट्रांसलेशन कर देगा, पहले आप रूल बना लीजिए। क्या कह रहा है, नियम कह रहा है पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए। तो हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे तो सैल या बिल लिखेंगे ना। तो देखिए आप यहां लिखेंगे सैल ऑब्लिक बिल। ठीक है, क्योंकि सैल भी लिखा जा सकता है और बिल भी लिखा जा सकता है, दोनों में से कोई एक ही लिखा जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि आप सब्जेक्ट लिखिए। देखिए मैं यहीं से देख करके यहाँ नियम बना रहा हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट यूज करें, तो आप यहाँ पर नॉट यूज कर दें। ठीक है बच्चों, नॉट के बाद क्या कह रहा है, एच बी फिर से यूज करें। तो देखिए आपने सैल और बिल लिख लिया था, अब आपके पास बचा क्या था, हैव बीन। तो हैव और बीन इसके बाद ही आपको लिखना है, ये आप भूलें ना, क्योंकि मैंने यही समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। अब ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब लिखिए। तो वर्ब लिखिए, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म, वैल्यू क्या है क्रिया के रूप की, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, तो आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करें। और इसके बाद क्या कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट लिखें, तो फिर आप ऑब्जेक्ट लिख लें। और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, समय को जोड़ना है। और समय को जब आप जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, सीन्स या फार से जोड़ेंगे। और उसके बाद आपको समय की अंग्रेजी लिख लेनी है। ठीक है, इतना ही नियम है। और इसके बाद लास्ट में देखिए हिंदी में क्वेश्चन वर्ड रहता है, तो वो अंग्रेजी में भी आप अप्लाई करें, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ये आपके पास नियम बन गया ट्रांसलेशन का, और यही जब आप क्लासेस में पढ़ते हैं तो आपको सिखाया जाता है। देखिए इसके अलावा आपको कुछ नहीं सिखाया जाता है, यही आपको सिखाया जाता है और याद करवाया जाता है। आपसे कहा जाता है कि आप याद कर ले। मैंने ट्राई किया है कि जो है आप याद ना करें, मैंने समझाने का प्रयास किया है बच्चों। अगर आप समझेंगे तो आपका भविष्य जो है आने वाले टाइम में बहुत बेहतर होता जाएगा। चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि सबसे पहले सैल या बिल में से कोई एक लिखें। अब सैल लगता है जब आपका सब्जेक्ट आई बी होता है, तो यहाँ आई बी तो है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, और वहाँ की अंग्रेजी जो है वो जो होता है वो ही होता है, तो आप यहाँ बिल लगाएंगे, बिल हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी, सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी अभी बताया है मैंने, ही। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट यूज करें, तो हो जाएगा नॉट। नॉट के बाद क्या यूज करना है, हैव। और हैव के बाद क्या यूज करना है, बीन का यूज करना है आपको, बीन हो गया। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो क्रिया यहाँ कौन है, क्रिया यहाँ जाना है, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, और उसमें आपको जोड़ना होगा आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो बाजार को आप जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, बाजार की अंग्रेजी मार्केट होती है, मार्केट लिख दी गई। उसके बाद क्या कह रहा है, समय लिखिए, लेकिन सीन्स फार पहले। तो सबसे पहले यहाँ समय आप चेक कर लें कि निश्चित है कि अनिश्चित है। यहाँ लिखा हुआ सुबह से निश्चित है, तो आप जोड़ेंगे सीन्स, यहाँ पर सीन्स हो गया। और उसके बाद सुबह से की अंग्रेजी, तो सुबह की अंग्रेजी जो है वो होती है मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। तो क्या बन के आया इसका ट्रांसलेशन, बिल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। देखिए बच्चों, जब आपने कभी इसको ट्रांसलेट किया होगा, मैंने जो पढ़ाया उसके बाद देखिए, बनाया तो आपने बहुत बार होगा,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बनाया नहीं होगा, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपने बनाया होगा तो आपको समस्या हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको ये नियम बताया नहीं था कि आप शैल और विल को अलग करके और हैव बीन को अलग करके, मतलब शैल विल एक कर ले, एक मान लें, शैल और विल को, और हैव बीन को एक मान लें, मतलब यहाँ 3 शब्द है, मैंने इस 3 को 2 कर दिया है। तो इस तरह से जो है आप ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस को। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और भी बच रहा है, मैं उसको भी आपको अभी समझा दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं बच्चों, आप जो है वीडियो को रोक करके और इसको उतार लीजिएगा। अगर आपको कहीं कोई भी असुविधा होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कहाँ पर क्या आपको समझाया है और आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो आप लोग एक बार प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दिया करें। देखिए बच्चों, 2 और टेंस हैं जहां आपने जो है प्रॉब्लम फेस किया होगा, वो कौन से टेंस हैं उस पर भी आ जाते हैं। देखिए, एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आपने इसको बनाया होगा, इसका भी ट्रांसलेट किया होगा, इसका मतलब इसके सेंटेंस का, तो आपको समस्या ज़रूर हुई होगी। एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैं दोनों एक साथ कवर करता हूँ और दोनों में अंतर भी बताता चलता हूँ आप लोगों को। ये है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में खास करके आपको दिक्कत हुई होगी और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आपको दिक्कत हुई होगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह बाजार जाता है, ये इसका पहला एग्जाम्पल है। और इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल भी लेना होगा बच्चों, तभी आप समझ पाएंगे, और वो भी अफर्मेटिव का ही लूँगा मैं स्कूल जाता हूँ, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वह बाजार गई, है ना, ये इसका पहला एग्जाम्पल है। और एक ही एग्जाम्पल से हम आपको समझा भी देंगे, वहाँ कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप चाहें तो 2 एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही से आपको समझाऊंगा। देखिए, इसको अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो मैंने ट्रांसलेट करने का क्या नियम बताया, मैंने कहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लें। तो चलिए कर लेते हैं। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टेंस, फिर सेंटेंस, और उसके बाद आपको नियम लिखना है। नियम के बाद आपको HV यूज़ करना है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्रिया का रूप। ठीक है, ये चीज़ वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टेंस, सेंटेंस, नियम, और उसके बाद HV, और फिर क्रिया का रूप। ठीक है बच्चों, मतलब ये अगर आप 8 चीज़ जो है, देखिए 8 है, काउंट कर लीजिएगा आप लोग। अगर इन 8 को ढूंढ करके आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपका जो ट्रांसलेशन होगा, अंग्रेजी में जो अनुवाद बनेगा, वो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगा। इसमें भी वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, टेंस, सेंटेंस, नियम, ठीक है, क्रिया का रूप, और उसके बाद एक जो लास्ट है वो HV है। ठीक है, इसमें कुछ रह रहा है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया, ठीक है, नियम हो गया, क्रिया का रूप हो गया, और HV हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं रह रहा है, 8 हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, वह है ना सब्जेक्ट। अब देखिए, जब आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है। उसके बाद बच्चों वर्ब फाइंड आउट करेंगे, तो वर्ब क्या है, यहाँ जाता लिखा हुआ है, तो वर्ब यहाँ क्या बनेगा, जाना, है ना। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा बाजार। उसके बाद टेंस की बात करें तो ता है आया सेंटेंस के लास्ट में। अब है मीन्स प्रेजेंट होता है, और ता मीन्स क्या होता है, इंडेफिनिट। मैंने ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया है कि कैसे आप जो है टेंस को पहचानेंगे, मतलब जो सेंटेंस होगा उसको कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस में है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा ये।
अब सेंटेंस की बात करें तो वह बाजार जाता है, कर्ता ने काम किया है, तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। नियम की बात करें तो अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस बी प्लस ओ होता है। मैंने अभी बताया था कि आप नियम ना लिखें, पहले ये क्लियर कर लें कि एच बी एक शब्द का है कि दो शब्द का, मतलब एक शब्द लगेगा कि दो। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का जो एच बी होता है वो क्या होता है, डू या डज होता है। तो डू या डज होता है, अब डू ही लगेगा या तो डज ही लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्रिया के रूप की अगर हम लोग बात करें तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है ना। अब इसको आप जो है मतलब सारी चीजें आपने जब फाइंड आउट कर ली तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये जो नियम है इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट हम अभी एक साथ करेंगे इन दोनों को, पहले इसमें भी वही चीज फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है मैं, वर्ब इसमें भी जाना ही है। ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो स्कूल है, ठीक है। और अगर हम लोग टेंस की बात करें तो ये भी टेंस कौन सा टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। सेंटेंस की बात करें तो मैं स्कूल जाता हूँ, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही है और नियम अफर्मेटिव वाला ही लगेगा, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस बी प्लस ओ। और एच बी की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एच बी होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, डू या डज होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, मैंने बताया कि जितने भी इंडेफिनिट होते हैं सब में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाएगा। देखिए दोनों सेंटेंसेस में मैंने सब कुछ फाइंड आउट करके आपको दिखा दिया है। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो उस टाइम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता है, बस बाकी सेम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आप जो है हेल्पिंग वर्ब ना लिखें, नियम से हेल्पिंग वर्ब को गायब कर दें। तो जब नियम से आप हेल्पिंग वर्ब को गायब करेंगे तो नियम क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ओ, ये बन जाएगा। यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ओ बन जाएगा। तो ये कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखें, तो सब्जेक्ट वह है तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं है, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाता है, आई। अब देखिए एच बी लिखना नहीं है, अब क्या लिखना है, वर्ब। और भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे आप, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, गो, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ वर्ब कौन है, जाना, यहाँ पर भी है। और जाने का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि क्रिया का फॉर्म आपने ढूंढा है तो जाने का फॉर्म आप लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर भी ही गो कर दिया, मैंने यहाँ पर भी आई गो कर दिया। अब देखिए आपको क्या लिखना, नियम कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट लिखें। अब ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें स्कूल है, तो स्कूल को आप जोड़ दें, टू स्कूल, ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेट। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, बाजार है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टू मार्केट जोड़ देंगे। अब देखिए आपने बनाया जब होगा तो आपको बताया गया होगा कि एस या ई एस भी लगाया जाता है। तो एस या ई एस अगर लगाया जाता है तो क्यों लगाया जाता है, उस पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपसे। देखिए अंग्रेज़ी का एक नियम होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, शायद आप जानते भी हो, अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझे सुन लीजिए। जितने भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, क्रिया के जितने भी फर्स्ट फॉर्म होते हैं, कौन से फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो प्लूरल ही होते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ देखिए गो लिखा हुआ है, इसमें भी गो लिखा हुआ है, तो यहाँ गो जब ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये मैंने बताया क्रिया के जितने फर्स्ट फॉर्म होते हैं सब प्लूरल होते हैं। तो आप ही बताइए जब यहाँ वर्ब प्लूरल है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या सही है।
यहाँ तो वर्ब प्लूरल है और यहाँ सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो यहाँ तो कॉम्बिनेशन बन गया है इस वाले सेंटेंस में। लेकिन क्या इस वाले सेंटेंस में भी कॉम्बिनेशन बना है? नहीं बना है, आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर से आप सुन लीजिए, अंग्रेजी ग्रामर का एक रूल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। और मैंने अभी क्या बताया है कि क्रिया के जितने फर्स्ट फॉर्म होते, जितनी भी क्रियाएं संसार में हैं, उनके जितने भी फर्स्ट फॉर्म है, मतलब जितनी क्रियाएं हैं उनके फर्स्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, वो सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो ये तो प्लूरल है क्रिया, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए। तो ऐसी दशा में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो मुझे यहाँ पर ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ गो ना लिख करके ही गोज लिखा जाएगा। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनेगा, क्या बनेगा? ही गोज टू मार्केट। किसका बना है ये? वह बाजार जाता है। और यही आपको समझाया भी गया होगा। बशर्ते आपको केवल इतना ही बता दिया जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस क्यों जोड़ दिया जाता है। कुछ हमारे अध्यापक बंधु हैं या अध्यापिका जी हैं, वो बता देते हैं कि क्यों नहीं लगाया जाता। कुछ तो बता देते हैं लेकिन कुछ नहीं बताते हैं बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस क्यों जोड़ा जाता है। अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से सुन लीजिए। क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता है। इस संसार में जितनी भी क्रियाएं हैं उनके जो फर्स्ट फॉर्म हैं वो सभी प्लूरल हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस जोड़ दिया है। फिलहाल मैंने यहाँ ईएस जोड़ा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, तो ट्रांसलेट हो गया है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस का भी अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। बट उससे पहले इसमें भी सब्जेक्ट, जो भी ये 8 चीज़ें मैंने लिखी है, इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इसमें भी वह है। वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो वर्ब यहाँ गई लिखा हुआ है, लेकिन गई का मतलब जाना होता है बच्चों, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आपने जब वह लिख लिया तो वह के ऊपर क्रॉस मैंने लगा दिया, फिर गई लिखा तो गई का जाना लिखा तो जाने के ऊपर मैंने क्लास कर दिया। उसके बाद बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कौन? ऑब्जेक्ट है बाजार। उसके बाद टेंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आपको आ का मात्रा या ई का मात्रा या ए का मात्रा दिखेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो इस सेंटेंस के क्रिया के अंत में आपको ई का मात्रा दिखा तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया वाक्य। सेंटेंस की बात करें तो बाजार गई सेंटेंस अफर्मेटिव है, और नियम की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस बी प्लस ओ ही यहाँ पर भी लगने वाला है, क्योंकि मैंने आपको अफर्मेटिव का नियम यही बताया है। क्रिया के रूप की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडेफिनिट होंगे वहाँ पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, तो मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है। और एच बी की अगर हम लोग बात करें तो एच बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि जो जैसा टेंस होगा वही एच बी लिखा जाता है। तो टेंस बराबर क्या है? टेंस बराबर पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। अब देखिए आपने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? अपवाद क्या है? देखिए अपवाद यही है, यहाँ पर 3 चीजें आपको ध्यान देना है पास्ट इंडेफिनिट में। पहली चीज तो ये, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, ये जान लीजिए।
दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लगता है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ना लग करके क्रिया का सेकेंड फॉर्म वहां पर प्रयोग किया जाता है। और देखिए पूरे टेंस में कहीं कोई और ऐसा टेंस है ही नहीं, केवल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। जब आप नेगेटिव में जाएंगे टेंस पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा तो वहां पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म फिर से लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव रहेगा पास्ट इंडेफिनिट का ही तब भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तब भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड वाला भी आता है ना बच्चों, तो वहां पर भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। क्रिया का सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगता है। तो यहां से मैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को भी क्या कर दूं, रफ कर दूं। ठीक है, तो मैं यहां से इसको भी रफ कर दे रहा हूं, एचबी भी मैंने रफ कर दिया। अब अगर ये चीज आप समझ गए, एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी होता है। और जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, वो जान लें कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नहीं जानेंगे तो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उनका सामना आप कैसे करेंगे, मतलब उन प्रश्नों का आप जवाब कैसे देंगे। ये चीज़ हो गई, समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, मैं बिल्कुल आशा करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बिल्कुल जानकार हैं, अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, जब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर भी एस ई एस जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखिए। तो सब्जेक्ट कौन है, वह है, वह की अंग्रेजी देखिए ही होता है और सी होता है। जेंडर यहाँ पर देखें तो फीमेल है, और इसीलिए जेंडर की बात करें तो ये फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सी लगाएंगे, वहाँ की अंग्रेजी सी हो गया। क्रिया का सेकेंड फॉर्म, जाने का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बेंट होता है, तो यहाँ बेंट लिख दिया गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बाजार, आपने खुद ही ढूंढा है। देखिए बच्चों, अगर मैं कोई चीज़ बताना भूल जाऊँ बाय द वे, तो आप फाइंड आउट तो किए ही रहते, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि बातें जो है हमेशा याद नहीं रहती हैं, कुछ बातें जो है मिस हो जाया करती हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है अब इसके बाद। तो ऑब्जेक्ट कौन है, बाजार, बाजार को आप जोड़ देंगे तो टू से जोड़ेंगे। ठीक है, ये टू यहाँ क्यों लग रहा है, एक बार मैं जो है आने वाले टाइम में कभी भी जब मैं प्रीपोजिशन का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं समझा दूंगा प्रीपोजिशन यहाँ टू कब लगता है, कब ऑन लगता है, कब इन लगता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो देखिए वह बाजार गई, ये हिंदी का वाक्य था, और इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो गया, सी वेंट टू मार्केट। फिर से मैं आपको समझा दूँ, देखिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होगा बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में, और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल होगा, हमेशा क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा, लेकिन कब, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तब। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को जब भी आप सॉल्व करेंगे, उनका अंग्रेजी में जब भी अनुवाद बनाएंगे इनके सेंटेंसेस का, तो आप ध्यान देंगे जो मैंने आपको समझाया है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बेहतर तरीके से आप कर भी ले जाएंगे, आपको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपका टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ वो क्वेश्चन वर्ड टाइप का लूँगा और वही मैं समझाऊँगा, क्योंकि मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। कुछ उसके भी एग्जाम्पल अगर हम करवा दे रहे हैं आपको, तो आपको जो है कोई दिक्कत जो है फेस नहीं करेंगे। तो हम इसी सेंटेंस पे बस क्वेश्चन वर्ड कर ले रहे हैं। देखिए क्या बढ़ाना है आपको, जैसे यहाँ वह लिखा हुआ वह बाजार जाता है, मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ वह बाजार क्यों जाता है, क्यों जाता है। अब देखिए सब कुछ तो वही रहेगा ना, सब कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, टेंस भी वही रहेगा। लेकिन अब यहाँ देखिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, तो आपका जो सेंटेंस आपने यहाँ फाइंड आउट किया था, जैसे सेंटेंस के सामने लिखा था मैंने अफर्मेटिव, तो क्या अफर्मेटिव लिखा रहेगा, आप ही बताइए। अफर्मेटिव नहीं रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये हो गया सेंटेंस वह बाजार क्यों जाता है। जब वो ये सेंटेंस हो गया तो सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध आने लगा ना, तो जब सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाने लगा तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। तो सेंटेंस के सामने अफर्मेटिव नहीं लिख सकते हम लोग, सेंटेंस के सामने हमें क्या लिखना होगा, अब इंट्रोगेटिव लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए, जब आपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कर दिया तो क्या नियम अफर्मेटिव वाला लगेगा? नहीं बच्चों, यही आपको ध्यान देना है। अगर सेंटेंस चेंज तो नियम भी चेंज, सेंटेंस बदला तो नियम बदला। अब देखिए यहां नियम कौन सा लगेगा? इंट्रोगेटिव वाला। अब डू डज है हेल्पिंग वर्ब, तो एक शब्द वाला ही लगेगा नियम। तो एक शब्द का जो नियम है इंट्रोगेटिव का वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही नियम है। अब देखिए जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये कह रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखें, ये कह रहा है ना। तो जब आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सबसे पहले, तो अभी भी सही नहीं बनेगा इसका। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है। क्यों? तो जब सेंटेंस के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे क्यों आ जाए, कहां आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, अगर ये लोग आ जा रहे हैं, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो आपको क्या करना है? उसकी अंग्रेजी अर्थात उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। तो क्योंकि जो अंग्रेजी होती है वो हुआई होती है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे हुआई। उसके बाद आप सीधे अपने रूल पे आ जाइए, जो आपका नियम कह रहा है उसको लिखिए। अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? वह के साथ डू नहीं लगने वाला, डज लगने वाला है, तो आप यहां क्या कर देंगे? डज कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखिए, तो सब्जेक्ट कौन है? वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद वर्ब का अंग्रेजी, वर्ब की अंग्रेजी लिखना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है कौन? जाना, जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? गो। और ध्यान दीजिए यहां अब आपको यस या यस नहीं लगाना है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगाना है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तभी लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखिए। ऑब्जेक्ट कौन है? बाजार। बाजार की अंग्रेजी आप लिखेंगे टू से जोड़ करके मार्केट, तो ये हो जाएगा व्हाई डज ही गो टू मार्केट। तो इस तरह से अगर बच्चों सेंटेंस के बीच में, हिंदी के सेंटेंस के बीच में, हिंदी के वाक्य के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहां, कब, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो जब भी आप अनुवाद करेंगे ऐसे सेंटेंसेस का, तो इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। बाकी जो नियम है वो पुराना वाला ही है। अब देखिए इसके दूसरे वाले सेंटेंस पे आते हैं, जो मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ, मैं स्कूल जाता हूं। अब देखिए मैं इसमें एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ दे रहा हूं। क्या जोड़ दे रहा हूं? क्वेश्चन वर्ड। मैं स्कूल कब जाता हूं, मैं स्कूल कब जाता हूं। अब जैसे यहां कब होगा, जैसे इसमें क्यों हुआ था तो मैं भूल गया था, यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे यहां कब हो जाएगा तो यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो अब आप बताइए, आपने सेंटेंस के सामने यहाँ अफर्मेटिव लिखा हुआ देख रहे हैं ना, देखा है। अब इस सेंटेंस के सामने आप अफर्मेटिव नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अब कब आ गया है, और जब कब आ गया है तो प्रश्न पूछा जाने लगा है, तो सेंटेंस हो गया है इंट्रोगेटिव। तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव कर लीजिए। और नियम भी आप अफर्मेटिव वाला नहीं लिख सकते हैं, आपको नियम भी बदलना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही नियम आपको लगाना है। और अगर आपने एक ही नियम लगा दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव का नियम आप लिखेंगे, सब्जेक्ट के शब्दों की हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या कितनी है? एक है। डू या डज में से कोई एक ही लगाते हैं, तो एक का नियम यही होता है इंट्रोगेटिव का, एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ओ, इतना ही होता है। अब आप ही देखिए, जब आपने यहां देखा कि पहले कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया है कि अगर सेंटेंस के बीच में, हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहां कब आया है बीच में, अब कब की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी होगी। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है? कब की अंग्रेजी व्हेन होती है। अब व्हेन आपने लिख लिया, उसके बाद आपका जो नियम कह रहा है वही लिखते जाइए। नियम कह रहा है पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे ना। तो सब्जेक्ट आपका कौन है? सब्जेक्ट आपका मैं है। मैं की अगर हम लोग बात करें तो मैं जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है।
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगता है तो यहाँ पर आपको डू यूज़ करना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट कौन है, मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना है। वर्ब यहाँ देखिए आपने फाइंड आउट किया था, तो जाना है वर्ब, जाने का फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे गो। और ध्यान दीजिएगा आपके मन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए एस ई एस वाला, क्योंकि एस या ई एस तभी लगेगा जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, और क्यों लगेगा ये मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है, ये नियम कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, स्कूल है, तो स्कूल जब ऑब्जेक्ट है इसमें तो स्कूल को जोड़ लीजिए लेकिन टू से, तो ये हो जाएगा स्कूल। अब ये हो गया ट्रांसलेशन। तो देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या बना है बच्चों, इसका अंग्रेजी बना है व्हेन डू आई गो, सॉरी मैं स्कूल कब जाता हूँ, ये है सेंटेंस, ठीक है। तो इसका क्या बना है, व्हेन डू आई गो टू स्कूल, ठीक है बच्चों। मैंने मिस कर दिया था, कब नहीं पढ़ा था। अब देखिए इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या कोई भी टेंस आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी आप जो है जब अनुवाद करें तो सबसे पहले लिख दिया करें। एक आपके पास और सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए वह बाजार गई लिखा हुआ है। देखिए अब अगर हम यहाँ इसमें भी जोड़ दें, जैसे वह बाजार क्यों गई, मैं यहाँ अगर क्यों जोड़ दूँ तो ये सेंटेंस क्या अफर्मेटिव रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस जब अफर्मेटिव नहीं रह जाएगा तो सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव करना होगा कि नहीं करना होगा, करना होगा ना। तो यहाँ सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो सेंटेंस के सामने आप यहाँ अफर्मेटिव लिखा हुआ देख रहे हैं, अफर्मेटिव नहीं लिख सकते हैं, आपको इंट्रोगेटिव ही लिखना होगा। और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो नियम भी आप इंट्रोगेटिव वाला ही लिखेंगे, है ना। तो नियम इंट्रोगेटिव वाला क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब मैंने मिटाया था, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, अब आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और यहाँ जो क्रिया का रूप होता है मैंने बताया था, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो फिर से फर्स्ट फॉर्म लगने लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म नियम क्या लगेगा, नियम है पुराना वाला एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ओ। क्यों लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या एक है तो एक वाला ही नियम मैंने यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाला लिख दिया है। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए, लेकिन आपके सामने समस्या क्या है, सेंटेंस के बीच में क्या आ गया है, क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो सबसे पहले आपको क्यों की अंग्रेजी लिखनी होगी, तो क्यों की जो अंग्रेजी होती है वो व्हाई। अब व्हाई जब आपने लिख लिया उसके बाद जो आपका नियम कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए, बनता जाएगा। क्या कह रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो डिड ही है, तो हेल्पिंग वर्ब आप डिड लिख लें, डिड हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखे। सब्जेक्ट कौन है, वाह की अंग्रेजी क्या होता है, सी, क्योंकि यहाँ जो जेंडर है वो फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है बच्चों। उसके बाद क्या कह रहा है कि क्रिया का फॉर्म लिखें, तो क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है जाने का। देखिए वर्ब यहाँ जाना है ना, तो जाने का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो गो होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, बाजार, तो बाजार को आप जोड़ दीजिए लेकिन टू से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टू मार्केट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको जो है अंग्रेजी में अनुवाद कर लेना है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव आएगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो भी करेंगे, नहीं आ रहा तो भी करेंगे, मैंने सब कुछ बता दिया है। अब टेंस कुछ भी बचा नहीं है बच्चों। अगर आप टेंस बेहतर तरीके से सीखना चाह रहे हैं तो ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियो मैं टेंस का डाल चुका हूँ और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है, आप उसको पहले प्लीज़ देख लें तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समस्या होगी, आपको समझ में नहीं आएगा और आप ये सोचेंगे कि सर जी ने सही से पढ़ाया नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, फिर लेक्चर नंबर 2 देखिएगा और फिर आज वाला वीडियो जो लेक्चर नंबर 3 है इसको देखिएगा। अब हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।